गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि नया शुरू करेंगे, तो उसमें इकाई 5 का दूसरा चैप्टर है। इकाई 5 का पहला चैप्टर था सौर ऊर्जा, जो कि आपके कोर्स से इस समय हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको पढ़ा दिए थे पहले ही। आज हम लोग दूसरा चैप्टर उसी में का पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द कोई नया नहीं है तुम लोगों के लिए। पर्यावरण, ये संधि विच्छेद अगर इसका हम करें तो परिधन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर। पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। इस पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक दोनों ही मौजूद होते हैं। जैविक का मतलब जो जीवित चीज़ों से निर्भर है, और अजैविक जो निर्जीव हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि जैविक और अजैविक क्या है। जीवित में या सजीव में पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। अजैविक में हमारा वायुमंडलीय ताप, वायु, जल, मिट्टी, ये सब चीज़ें जो होंगी अजैविक होंगी। इनसे मिलकर ही पर्यावरण बना है। इसी पर्यावरण को हम पारितंत्र भी कह सकते हैं। अब पारितंत्र की परिभाषा कैसे लिखते हैं? किसी समुदाय में जीवधारियों तथा उनके निर्जीव वातावरण, जीवधारियों तथा उनके निर्जीव वातावरण की एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता को पारितंत्र कहते हैं। यानी बिना जीवधारी के निर्जीव वातावरण का कोई उपयोग नहीं है, और निर्जीव वातावरण के बिना जीवधारी का जीवन नहीं है। तो ऐसे जो पारस्परिक निर्भरता होती है, अर्थात एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है, उसको कहते हैं पारितंत्र। जैव समुदाय और अजैव समुदाय दोनों में गहरा संबंध होता है। जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। जैसे खेत है, खेत में अगर पेड़ पौधे न रहें तो केवल मिट्टी का कोई उपयोग नहीं है। चरागाह है, वन है, इत्यादि। इतना सबको क्लियर है पारितंत्र की परिभाषा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र दो प्रकार का है, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम। प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया पारितंत्र है, वो प्राकृतिक पारितंत्र है। जो प्रकृति ने अपने द्वारा, जैसे जल है, समुद्र है, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और दूसरा है कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी चीज़ को, प्रकृति में पाए जाने वाली चीज़ को यदि मनुष्य बनाता है तो उसको कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। मानव निर्मित वस्तुएं कृत्रिम कहलाती हैं। तो यहाँ पारितंत्र का निर्माण कर रहा है मानव, तो इसलिए कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में स्वच्छ जलीय पारितंत्र और समुद्री जलीय पारितंत्र। स्वच्छ जलीय पारितंत्र है तालाब, नदी, झील, पोखरा आदि। और समुद्री जलीय पारितंत्र है समुद्र, ज्वारीय भाग, तटीय भाग इत्यादि। यानी समुद्र के आसपास जो पाए जाने वाले पारितंत्र होते हैं वो समुद्री जलीय पारितंत्र कहलाते हैं। और जो स्वच्छ जल के, यानी तालाब, नदी, झील, पोखर के आसपास के जो पारितंत्र होते हैं वह स्वच्छ जलीय पारितंत्र कहलाते हैं। दूसरा पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में जैसे घास का मैदान है, वन है, मरुस्थल है, ये सब चीज़ें जो होंगी स्थलीय पारितंत्र हैं। अब इसी का दूसरा भाग है कृत्रिम पारितंत्र, जिसको मानव ने स्वयं बनाया है। वह है बगीचा, जल जीवशाला जैसे तुम लोग एक्वेरियम जिसको कहते हैं, खेत, वनस्पति उद्यान, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र हैं। तो इस तरह से पारितंत्र के दो भाग हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र। अब इसमें पारितंत्र के घटक कौन कौन से आते हैं? पारितंत्र के घटक हैं दो प्रकार के घटक। शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि जैव और अजैव, इन दोनों समुदायों के मिलने से ही या इन दोनों की पारस्परिक निर्भरता से ही
पारितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। जैव घटक होता है, 3 प्रकार के जैव घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक क्या होता है? उत्पादक जो कि उत्पादन करे, जो किसी भी चीज़ का जो प्रोड्यूसर, इंग्लिश में कहेंगे प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट करता है, ऐसे घटक को कहते हैं उत्पादक। और इसमें आते हैं हरे पौधे जो कि अपना खुद बनाते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसको कहते हैं स्वपोषी। और ये होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। इसमें हरे पौधे और कुछ नील हरित शैवाल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता। यह उपभोक्ता परपोषी होता है जो कि उत्पादक पर निर्भर करता है, जो भोजन बनाता है उस पर यह निर्भर होता है। उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर होता है। ठीक, इसलिए इसको कहते हैं परपोषी। और तीसरा अपघटक है अपमार्जक। अपमार्जक या अपघटक। अपघटक या अपमार्जक वे होते हैं जो सफाई का काम करते हैं। जैसे इन दोनों के मृत होने पर, उत्पादक या उपभोक्ता के मृत होने पर जो उनको नष्ट करने का काम करता है या कार्बनिक अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे सरल अणुओं में, अकार्बनिक सरल अणुओं में तोड़ता है, उसको अपघटक या अपमार्जक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, केंचुआ आदि। तो ये 3 प्रकार के घटक हुए। अब उत्पादक में हरे पौधे को ही हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छोटी क्लास में भी तुम लोगों को पढ़ाया गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसका मतलब कि वह अपना भोजन, अपना जीवन का पोषण स्वयं करता है। इसको कहते हैं स्वपोषी। और इसी के द्वारा बनाए गए भोजन पर उपभोक्ता, इसको जो ग्रहण करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है। कंज्यूम करने वाला, खर्च करने वाला इसके भोजन को कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो ये 3 घटक में से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। स्पष्ट है सबको इतना? इस उपभोक्ता को अगर देखें हम, उत्पादक का तो अपना हो गया, स्वपोषी है, लेकिन यह परपोषी है, तो इसमें भी 3 प्रकार के उपभोक्ता हैं। प्रथम प्रकार के उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है। शाकाहारी कैसे होता है? क्योंकि यह पेड़ पौधे से सीधे भोजन लेता है। उत्पादक पर यही निर्भर होता है, सीधे पेड़ पौधे से भोजन लेता है, उसको कहते हैं स्वपोषी। जैसे गाय है, बकरी है, चूहा, खरगोश आदि, ये केवल पौधे से अपना भोजन लेता है। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है। जैसे मेढक है, छिपकली है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, जो कि घास खाने वाले टिड्डे वगैरह हैं, उनको खाने का काम ये करता है। ठीक है। तो ये हो गए मांसाहारी। तीसरे प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहारी का मतलब पेड़ पौधे से भी भोजन लेता है, और मांसाहार यानी द्वितीयक उपभोक्ता को भी अपना भोजन बना लेता है। जैसे चील है, गिद्ध है, शेर है, बिल्ली है, मनुष्य है आदि। इसीलिए बिल्ली और मनुष्य को सर्वाहारी, बिल्ली को देखती होगी तुम लोग कि बिल्ली दूध भी पी लेती है, और यदि रोटी दो तो वो भी खा लेती है। मनुष्य भी उसी तरह से है, हरे पेड़ पौधे से भी भोजन ले लेता है और मांसाहारी भोजन भी करता है। इसलिए इन दोनों को विशेष करके सर्वाहारी श्रेणी में रखा गया है। ठीक। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने दिया है कि जैसे ये पौधा है, पौधा को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, यानी मांसाहारी हो गया। और इसी पौधे को अगर मनुष्य खाता है तो शाकाहारी हो गया। और ऐसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उसको सर्वाहारी कहते हैं। इतना सबको क्लियर है कि सर्वाहारी क्या है?
तो पारितंत्र के ये घटक हैं जैविक घटक। अब देखेंगे इसमें अजैविक घटक, जो कि प्रकृति द्वारा है, निर्जीव रूप में पाया जाता है, उसको कहते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक में है खनिज लवण, प्रकाश, जल, मिट्टी, वायु, तापमान, कार्बनिक पदार्थ आदि होते हैं। ठीक है, ये सब अजैविक घटक हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी जैविक और अजैविक घटक के आधार पर खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला का मतलब अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना। खाद्य मतलब भोजन, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना या पारस्परिक निर्भरता ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे सूर्य है, सूर्य से हरे पौधे भोजन ऊर्जा लेते हैं, हरे पौधे ऊर्जा लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। क्योंकि छोटे क्लास में हमने बार बार बताया कि उत्पादक वही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और सबसे मुख्य चीज़ जो होता है हरे पौधे में वो है क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं। इस भोजन को ग्रहण करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे यहाँ घास है, ये उत्पादक है। फिर घास को खाने वाला हिरन प्राथमिक उपभोक्ता, हिरन को खाने वाला शेर द्वितीयक उपभोक्ता। ये तीनों के बीच में एक दूसरे पर ये निर्भरता है। तो ये एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, घास है, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक। तो टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि टिड्डे को उसने लिया। और मेढक को खाने वाला होता है सर्प, जो कि तृतीयक उपभोक्ता होता है, और सर्प को खाने वाला होता है बाज, यह चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। तो इसको कहते हैं स्थलीय श्रृंखला। एक श्रृंखला में 6 से अधिक उपभोक्ता नहीं होते हैं। यदि हम इनकी श्रृंखला और भी बनाते जाएं तो 6 श्रृंखलाएँ इनकी 6 उपभोक्ता इसमें होते हैं। ठीक है, इतना सबको स्पष्ट है। इसी तरह से जलीय उपभोक्ता में, जलीय श्रेणी में देखें, खाद्य श्रृंखला में अगर देखें तो शैवाल है। शैवाल को ग्रहण करने वाला प्रोटोजोआ, जो कि एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि हैं। इसको ग्रहण करने वाला छोटी मछली, रोहू जो है छोटी मछली में आती है। फिर बड़ी मछली द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्रथम में हो गया प्रोटोजोआ, द्वितीयक में हो गया मछली, छोटी मछली, और तृतीयक में हो गया बड़ी मछली। इस तरह से हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ये जो श्रृंखलाएं बनती हैं उसमें 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये खाद्य श्रृंखला बनती है तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक नियम है, 10% का नियम कहलाता है। 10% का नियम का मतलब कि सूर्य से जो ऊर्जा बनती है, सूर्य से जो ऊर्जा बनती है वह हरे पौधे में जाती है। पूरा 100% अगर हम लेते हैं, सपोज़ करो कि अगर हमने, जैसे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ये तुम लोग को मालूम है। तो सपोज़ करो कि ये 10,000 जूल है। ठीक है, कितना है ये? 10,000 जूल। अब इस हरे पौधे का 90% जो होता है इसकी अपनी देख रेख में और अपने शरीर के पोषण में, भोजन बनाने में ऊर्जा खर्च हो जाती है। बचा कितना? 10% ऊर्जा बचा। तो इसका 10% अगर हम निकालते हैं, 10,000 का
10% कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो 10% निकला वो कितना हो गया, 100, 1000 कितना हो गया, सॉरी हाँ 1000 जूल इसको मिला। यानी 10,000 में से 1000 जूल मिला प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, फिर इसका 10% निकालते हैं। इसका 90% जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता के जीवन यापन में लगता है। तो 10,000 में से 1000 जूल का 90% निकल गया। इसका आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता के लिए। फिर ये यहाँ पर हम 1000 लिख करके मल्टीप्लाई करके इसका 10% निकालते हैं। कितना बचा हमारे पास, 100 जूल। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता को मिला 100 जूल। इसी तरह से तृतीयक उपभोक्ता को मिला 10 जूल। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम उत्पादक से दूर होते जाते हैं ऊर्जा का मान कम होता जाता है। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा हम उत्पादक के नज़दीक होंगे उतना ही ज़्यादा भोजन या उतना ही ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, हरे पौधे से। अब समझ में आया कि मांसाहारी जीवन से शाकाहारी जीवन किस तरह से एनर्जेटिक है। क्लियर है। तो ये विज्ञान के 10% नियम के आधार पर प्रकृति के जितने नज़दीक रहते हैं प्रकृति उतनी ही अधिक ऊर्जा देती है, प्रकृति से उतनी ही अधिक ऊर्जा मिलती है। जैसे जैसे प्रकृति से हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम के आधार पर एक दिशा में होता है। इसीलिए आजकल विदेशों में अगर आप देखेंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहना चाहते हैं। इसीलिए नेचर को बचाना है, प्रकृति को सुरक्षित रखना है, तो ये इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है। इसलिए जितना कोशिश करो कि जितना हो सके उतना हम प्रकृति के नज़दीक रहें और प्रकृति की सुरक्षा करें। ये तो केवल ऊर्जा हुई, इसके साथ साथ प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं जो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं कि प्रकृति के द्वारा ही हम सांस लेने में सक्षम हैं, कृषि करने में सक्षम। हर चीज़ें जो होती हैं हमारी प्रकृति से और उत्पादक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो प्रकृति को सुरक्षित रखना है। अगला टॉपिक है हमारा खाद्य जाल। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वो तो हम लोग खाद्य श्रृंखला में देखें। और जब एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखला के साथ जुड़ जाती है या उसके जीवधारियों से जुड़ जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे एक से अधिक खाद्य श्रृंखला इसमें होती है। इसमें देखो, ये जैसे पौधे हैं, पौधे को खाने वाला चूहा भी है, खरगोश भी है, और खरगोश को बाज भी खा जाता है, चूहे को भी बाज खा जाता है। इसी तरह से पौधा है, टिड्डा है, टिड्डे को कीट या मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, पक्षी को बाज खाता है। बीज खाने वाले जो पक्षी होते हैं इनको भी बाज खा जाता है। तो देख रही हो, यहाँ पर मेढक को खाने वाला भी सांप है, चूहा को खाने वाला भी सांप है, पक्षी को खाने वाला भी बाज है, सांप को खाने वाला, माने एक श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी श्रृंखला के जीवधारियों से हो जाता है। तो इसको कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं होती हैं। खाद्य जाल में एक साथ एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है। अगले क्लास में इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जीवों पर किस तरह से जब जीव में जब खाद का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है तो पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना आप पहले समझेंगी। आज कोई क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो आपको दे रहे हैं कि आप वीडियो ध्यान से पढ़ करके समझोगी, अपनी बुक की मदद ले लोगी। फिर जो नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप करोगी, तो हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।